असली संविधान निर्माता कौन है? पूरा इतिहास कह रहा है, प्रमाण कह रहा है और खुद अंबेडकर कह रहे हैं कि संविधान का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है उसका वास्तविक हकदार सर बी.एन. राव है। अब थेथरई से कोई अंबेडकर को संविधान निर्माता बना दे तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम पर थू है। अंबेडकर जी के क्लर्क थे बी.एन. राव, क्लर्क से ज्यादा बी.एन. राव जी की कोई औकात नहीं थी। व्यक्ति जस्टिस रहा, जस्टिस कैथ, उसने इन शब्दों को कहा जब अंबेडकर की औकात कुछ नहीं थी। उस समय बी.एन. राव जस्टिस थे। जब उनकी कोई औकात नहीं थी तो जम्मू कश्मीर जैसे देश के प्रदेश के प्रधानमंत्री थे। ये मामला राहुल गांधी के जाने के बाद उठा और इसको जातिवाद का एंगल दे दिया गया और ये कहा गया कि चूंकि आईपीएस पूरन दलित समाज से थे, उनका शोषण हो रहा था, इसलिए वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। वास्तव में वो हरियाणा में जाट वर्सेस दलित होकर रह गया है। सिंह टाइटल लगते ही कोई व्यक्ति ये जान ही नहीं रहा था हरियाणा का। बहुत सारे अफसर भी नहीं जान रहे थे कि ये दलित है, कि ये भ्रष्टाचारी जो आईपीएस अफसर है पूरन सिंह, और उसके भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं है। संदीप लाठर यही कह रहा है तो जितने भी जाट थे, जितने सवर्ण थे, जितने अन्य गैर दलित थे, इसकी बिरादरी के नहीं थे, उसको सबको हटा दिया। छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे लेता था। राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ की डीलिंग कर लिया। कहे कि अंबेडकर जी को मानने का दावा करते हैं, वो खुद को बौद्धिस्ट बताते हैं। तो क्या बौद्धों में जातिवाद नहीं है? बौद्ध धर्म में जातिवाद तनिक भी नहीं है। तो अंबेडकर स्वयं ने कहा इस बुद्धिज्म का उस बुद्ध से कोई संबंध नहीं है। समाज में हिंसा और नफरत फैला रहा है, इस पे तत्काल प्रतिबंध सरकारों को लगाना चाहिए, और सरकार अगर प्रतिबंध नहीं लगाएगी तो भारत गृहयुद्ध की आग में झोंका जा रहा है। नमस्कार, सीताराम। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सांभवी पीठ के पीठाधीश्वर, काली सेना के प्रमुख आनंद स्वरूप जी महाराज। आनंद स्वरूप जी फिर से एक बार चर्चा में हैं और जैसा कि इन्होंने कुछ महीने पहले दिल्ली में एक प्रोग्राम किया था और जिसमें ये बी.एन. राव के मुद्दे को उठाए थे और इन्होंने कहा था कि संविधान निर्माण में सबसे अधिक अगर किसी का योगदान है तो बी.एन. राव का है। उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि अगले 4 से 6 महीनों में बी.एन. राव इस देश में क्रांति बनकर उभरेंगे। और आज जब हम ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं तब ग्वालियर में बी.एन. राव और अंबेडकर जी को लेकर बवाल मचने की स्थिति है। हालांकि पुलिस की मजबूती के कारण और या यूं कहे कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के कारण ग्वालियर में फिलहाल शांति बहाली है, लेकिन अंबेडकर जी और बी.एन. राव जी को लेकर ग्वालियर में तनाव खिंचा हुआ है। एक पक्ष कहता है कि अंबेडकर जी संविधान निर्माता है तो दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, बी.एन. राव जी का संविधान निर्माण में सर्वाधिक योगदान है। तो आइए इस मुहिम की शुरुआत करने वाले सांभवी पीठ के पीठाधीश्वर जी से ही पूछ लेता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि असली संविधान निर्माता कौन है? अगर आप कहते हैं कि बी.एन. राव असली संविधान निर्माता है तो कैसे और क्यों? और अगर आप कहते हैं अंबेडकर तो कैसे और क्यों? देखो, मैं नहीं कहता हूँ, हाँ, ये तो पूरा इतिहास कह रहा है, प्रमाण कह रहा है और खुद अंबेडकर कह रहे हैं कि संविधान का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है उसका वास्तविक हकदार सर बी.एन. राव हैं। ये अंबेडकर ने अपने 1-2 जगह नहीं, दसियों जगह इस चीज को लिखा है। दूसरा प्रमाण ये है कि जब संविधान सभा बनी उसके पहले सर बी.एन. राव की नियुक्ति संविधान के निर्माण के मुख्य प्रारूपक के रूप में हो चुकी थी। जब मुख्य प्रारूपक ने 243 अनुच्छेदों वाले संविधान का निर्माण कर लिया था, तब तक अंबेडकर अभी आए नहीं थे। और उसी संविधान, और जब वो राजेंद्र बाबू को संविधान दिए, उसी में डिबेट हुई। उसी डिबेट के बीच में अंबेडकर आए। और अंबेडकर जब आए, अंबेडकर क्यों आए? इसलिए कि तब भी बुद्ध बनने की धमकी दे रहे थे कि हम बौद्ध बन जाएंगे। बॉवेल ने कहा कि अंबेडकर को न लेना एक गलत संदेश जाएगा समाज में, इसलिए नेहरू को लगा कि अंबेडकर को ले लेना चाहिए, जिसका प्रोपेगेंडा बनाया गया कि कोई बना ही नहीं पा रहा था, इसलिए अंबेडकर को बुलाया गया। तो ये सब जो कहानियां गढ़ी गई, कहानियां लिखी गई, कहानियां बनाई गई, उससे अंबेडकर को यह दिखाया गया कि यही संविधान निर्माता है। और आज जब 1980 के बाद कांसीराम का उदय हुआ, कांसीराम और बीपी सिंह की जुगल जोड़ी ने सवर्णों को रौंदते हुए, उनका दलन करते हुए, उनको दलित बनाते हुए वोट बैंक की राजनीति के लिए अंबेडकर का महिमा मंडन शुरू किया। प्रमाण उसका यह है कि संविधान निर्माण के लिए अंबेडकर को कोई पुरस्कार नहीं मिला। संविधान निर्माण के लिए सर बी.एन. राव को दिल्ली यूनिवर्सिटी, अन्य लगभग 10 यूनिवर्सिटियों ने मानद उपाधि दी। नोबेल पुरस्कार 1952 में उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तावित हुआ
और बहुत सारे देशों ने उसका समर्थन किया। दुर्भाग्य से उनको नोबेल पुरस्कार मिल नहीं पाया, बहुतों को, ट्रंप को भी नहीं मिल पाया, आपने देखा, लेकिन प्रयास तो हुआ, नाम तो नामित हुआ। तो BN राव का नाम संविधान निर्माण के लिए नामित हुआ था। दुनिया में जब भी भारत के संविधान का जिक्र आएगा, एक दो नहीं सैकड़ों विदेशियों ने उनके बारे में लिखा है कि एक बेहतर संविधान निर्माण में सर BN राव का योगदान है। तो ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, यह प्रमाण कह रहे हैं। हमारे संविधान के जो निर्माता थे 299, उस 299 वो चीख चीख के कह रहे हैं, पटेल कह रहे हैं, नेहरू कह रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फॉरवर्ड लिख के कहा है इस बात को। तो अब और क्या प्रमाण चाहिए? अब थेथरई की तो कोई दवा है नहीं। अब थेथरई से कोई अंबेडकर को संविधान निर्माता बना दे, विश्व नेता बता दे, भारत का निर्माता बता दे, स्वतंत्रता के सबसे बड़े आंदोलनकारी बता दे, तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता हूं। बस इतना ही कह सकता हूं कि तुम पर थू है। संविधान सभा जो थी उसमें कुल 389 सदस्य थे। तो उन 389 सदस्य के सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार थे सर BN राव। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको तथ्य पता हो तो आप बताएं कि कैसे 1946 में BN राव जी संविधान सभा के सलाहकार बने, और फिर कैसे ये प्रक्रिया बनी, और किस तरह से हमारे संविधान का सलाहकार शब्द जो है ना, हाँ, यह आज भी जब आप कोई केस करने जाते हैं, तो जब कोई आप लीगल व्यक्ति को हायर करते हैं, तो अब हायर शब्द इसलिए नहीं कहा जा सकता BN राव के लिए कि उन्होंने यह लिख के दिया कि इस कार्य के लिए, चूंकि राष्ट्र का कार्य है, इसलिए हम एक पैसा नहीं लेंगे। जबकि अंबेडकर 45 रुपए पर डे लेते थे, सब लोग लेते थे, अंबेडकर भी नहीं, सारे संविधान के जितने भी वो लोग थे। लेकिन इन्होंने कहा कि चूंकि इस कार्य में हमारी रुचि है और लोग हमारे ऊपर आक्षेपित ना कर सकें, इसके लिए हम कोई मूल्य नहीं लेंगे। तो उन्होंने 9 दिसंबर जब 1946 को संविधान सभा बनी, उसके पहले जुलाई 1946 को संविधान का मुख्य प्रारूपक नियुक्त हो गया। 6 महीने बाद संविधान सभा बन के आई। तब तक 1935 का एक्ट आपको पता ही है कि उन्होंने लिखा था, ये सबको पता है। रिफॉर्म कमिश्नर के रूप में पूरा जो 1935 का एक्ट है, इंडिया एक्ट, जो संविधान का सबसे बड़ा भाग है, उसको अकेले BN राव ने लिखा था, और यह इसमें अंबेडकर का कोई योगदान नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि 299 जब ये अक्टूबर 1947 को जब इन्होंने 243 अनुच्छेदों वाला संविधान दिया, चर्चा केवल उसी पे हुई, और फाइनल ड्राफ्ट भी वही हुआ। बहुत लोगों ने दिया, अंबेडकर ने भी दिया, मुस्लिम लीग ने दिया, सबने दिया था अपना अपना प्रारूप, लेकिन प्रारूप जो स्वीकार हुआ वो केवल BN राव का हुआ। उसी संविधान के प्रारूप को स्वीकार करके, और अब ये नहीं शब्द है कि इसके लिए बाद में जब अंबेडकर आए तो एक स्क्रूटनिंग कमेटी बनी। स्क्रूटनिंग कमेटी जो होती है उसका काम क्या होता है? त्रुटि संशोधन का। अगर कुछ त्रुटि रह गई, कोई बात रह गई, तो उसके संशोधन और संविधान सभा में ले जाना, मतलब पोस्टमैन। इससे ज्यादा अंबेडकर की कोई भूमिका नहीं है। देखिए, सच बताने को अपमान नहीं समझना चाहिए। आप अंबेडकर की महिमा मंडन करके इतना बड़ा बनाओगे। जिस अंबेडकर ने पाखंडवाद के खिलाफ खड़ा हुए, उसकी मूर्तियां बना रहे हो। जो जीवन भर मूर्ति के खिलाफ था, मूर्तियां बना रहे हो, उसका मंदिर बना रहे हो, उसके मठ बना रहे हो, उस पर पुष्प अर्पित कर रहे हो। आखिर हिंदू धर्म से इतर क्या कर रहे हो तुम, जो पाखंड नहीं है? तो मेरा कहना है कि जिस प्रकार का अभी माहौल बना है, वो माहौल सिर्फ आरक्षण की चोरी का है, अपने आप की अयोग्यता को अंबेडकर की आड़ में छिपाने का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, 389 सदस्य थे, आप ये कह रहे हैं कि BN राव जी ने संविधान निर्माण में अपना योगदान देने के लिए एक भी रुपए नहीं लिया था। ये क्या घटना है कि उन्होंने पैसे नहीं लिया? और आप ये कह रहे हैं कि जो 389 इंक्लूडिंग अंबेडकर जी थे, वो लोग पैसे लेते थे। नहीं, ये तो तथ्य है, प्रमाण क्या है। तथ्य बताइए। उन्होंने चिट्ठी लिखा, किसने? संविधान सभा को, BN राव साहब ने। उस समय आप देखिए, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही दोनों संस्थाएं बनी। संस्थाएं दो थी। एक था संविधान निर्माण कार्यालय, जिसके प्रमुख मुख्य प्रारूपक थे BN राव। BN राव ने संविधान बनाया। देखिए, बहुत 7 शब्दों में BN राव ने संविधान बनाया। दूसरी थी चुनी हुई संविधान सभा, जो जनता के एकल संक्रमणी मत से विभिन्न रियासतों से चुनकर के आई थी। 389 सदस्य थे।
पहले 389 थे, जब मुस्लिम लीग अलग हो गई, पाकिस्तान बन गया, तो 299 सदस्य रह गए उसमें। अब वो जो 299 सदस्य फाइनल रह गए भारत में, जब पाकिस्तान का 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हो गया, ये प्रारूप बन चुका था। प्रारूप दोनों देशों के लिए बना था, और दोनों देशों के लिए जब बना, सुनिए, दोनों देशों के लिए बना, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स में ये आया कि हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं होगा, इसलिए कि मुस्लिम भी साथ थे, ईसाई भी साथ थे, सिख भी थे, बौद्ध थे, सभी लोग थे। इसलिए कहा कि देश का कोई रिलीजन नहीं होगा। हालांकि इस पे मुझे आपत्ति है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जब देश का बंटवारा हो गया तो इस अनुच्छेद को निकाल देना चाहिए था, और कहना चाहिए था कि जब एक देश बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो दूसरा बनना चाहिए था हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन एक संस्था बनी, संविधान निर्माण कार्यालय, उसने संविधान को बनाया। दूसरी संस्था जो चुनी हुई थी, उसने बहस किया। हम कहते हैं कि संविधान पूरा BN राव ने बनाया। 299 सदस्य जिसमें अंबेडकर भी थे, उसने उसको अंगीकृत किया, स्वीकृत किया। तो जो स्वीकृत किया, और स्वीकृत करके संविधान में बहस किया, और उसको 26 नवंबर 1949 को लागू किया, पारित किया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया। हमारा बस इतना कहना है कि दो संस्थाएं जिसको कैबिनेट मिशन ने बनाया था, वो दोनों संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। एक में अकेले थे BN राव और उनकी पूरी टीम, उनका सचिवालय, और दूसरी थी जो संविधान सभा, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसमें प्रमुख चेहरे सरदार पटेल थे, कृष्णमचारी थे, नेहरू थे, ये प्रमुख चेहरे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, एक दो लोग नहीं, तमाम दलित लोग भी थे, तमाम बैकवर्ड थे, मुस्लिम थे, सबने मिलकर के उसको अंगीकृत किया। वो सब पैसे लेते थे, और BN राव साहब ने यही में BN राव ने चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी वो आज भी प्रमाण रूप में रखी हुई है कि हम इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। अब चूंकि आज भी संसद चलती है, तो पर डे का हिसाब से भत्ता बनता है, और वो भत्ता पर डे बनता था 245 रुपए, 45 उनका था। और BN राव जी को भी पैसे दिए जाते, तो इन्होंने मना कर दिया कि हमको निःशुल्क लिया उन्होंने। और तर्क क्या दिया था इसके पीछे उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा कि बाय द वे अगर लेट हो जाए बनाने में हमको, तो कोई हमारे ऊपर आक्षेप ना करे कि हमने पैसा दिया है और आप लेट कर रहे हैं। और दूसरा, उनका पर्सनल इंटरेस्ट था, देश के लिए ये समर्पण था। वो चिट्ठी है, आज भी प्रमाणित कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको पढ़िए। चिट्ठी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने बहुत ही मार्मिक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये भी लिखा था कि ताकि मेरी निष्पक्षता बरकरार रहे। हाँ, दूसरा, पैसा लेने से हमारी पक्षता बनी रहेगी, न लेने से निष्पक्षता बनी रहेगी, इसलिए हम निष्पक्ष रहना चाहते हैं, और हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, इसलिए हम उसके लिए पैसा नहीं लेंगे। तो सोशल मीडिया पर एक ये भी चलाया जा रहा है, कम समय में जवाब दीजिएगा इसका, कि अंबेडकर जी के क्लर्क थे BN राव, क्लर्क से ज्यादा BN राव जी की कोई औकात नहीं थी। ये सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बढ़ा जाता है। देखिए, सोशल मीडिया पे नहीं, मुझे तो दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति जस्टिस रहा, जस्टिस कैथ, उसने इन शब्दों को कहा। अच्छा। और वास्तव में जब अंबेडकर की औकात कुछ नहीं थी, उस समय BN राव जस्टिस थे। जब अंबेडकर की कोई औकात नहीं थी, तो रिफॉर्म कमिश्नर थे। जब उनकी कोई औकात नहीं थी, तो जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश के प्रधानमंत्री थे। तो BN राव जैसे बड़े व्यक्ति, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अपने साथ जोड़ करके काम लिया, उनसे अन्य लोगों से के साथ उन्होंने काम किए। INA का जो मुकदमा था लाल किले वाला, उसको उन्होंने सहयोग किया, लड़ा, उसको जितवाया। तो जो व्यक्ति राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, संविधान निर्माता हो, और उसके लिए तुम चाय वाला बोल रहे हो, उसके तब अपमान हमारा नहीं होता है, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। लेकिन अंबेडकर को लिख देंगे संविधान निर्माता नहीं है, बस भावनाएं आहत हो गई, जेल डालो उनको, जो बोल रहे हैं कि जेल डालो। अभी जीतू पटवारी बोल रहा था कि जेल डालो, तो ये जीतू पटवारी का दोष नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति है। अभी अंबेडकर के नाम पर वोट बनना शुरू हुआ है। देखिए, मैं फिर पिछली बार आपसे कहा था कि BN राव नाम की क्रांति इस देश में आएगी, 6 महीने में क्रांति आ गई। फिर आपको बोल रहे हैं, यही सरकार 1 वर्ष के बाद BN राव की आदमकद प्रतिमाएं लगाएगी, उनके नाम पर वोट मांगेगी, इसलिए कि जब सच्चाई स्थापित हो जाएगी, यह झूठ पूरी तरह छट जाएगा, BN राव पूरी तरह स्थापित हो जाएंगे, तब निश्चित रूप से आप देखिएगा उसी BN राव के नाम पर वोट बैंक की राजनीति होगी। और मैं जानता हूं कि अभी जो सवर्ण समाज है, उसको लग रहा है कि उसको बचाने वाले केवल BN राव हैं, और वो BN राव के नाम का महिमा मंडित करेगा, उनको आगे बढ़ाएगा, और उनकी सच्चाई को लेके नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि 1 मिनट में आप हमको BN राव जी की योग्यता बता दें, ताकि लोगों तक मैसेज चले जाए कि BN राव की क्या योग्यता थी, कैसे वो पहले सिविल सर्वेंट बने, फिर उसके बाद जज बने, उसके बाद उस दुनिया की न्यायालय में गए, तो कैसे वो बने, क्या उनका था, ये सफर मैं जानना चाहता हूँ उनकी योग्यता का, कि किस तरह से उनका ये था। ठीक बात है।
बी एन राव साहब मद्रास प्रेसिडेंसी के सबसे बेस्ट स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। हाँ। सभी जगह टॉपर रहे हो, सब जगह गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 3 विषयों में स्नातक किया उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से, जो सबसे टॉप कॉलेज था उस समय, वहां से टॉप किया। 3 विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। उसके बाद वो लंदन चले गए। लंदन में जाकर के उन्होंने पढ़ाई की, बार एट लॉ किया उन्होंने, और कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी, उसमें पास हुए। अपने नहीं पास हुए, उनके 3 भाई आईसीएस रहे। 3 भाई आईसीएस रहे। एक भाई उनके संविधान सभा में अंबेडकर के साथ बैठते थे, जो पत्रकारिता का बिल था वो ले आए थे। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब 1910 में आईसीएस बन गए, यहां आए, नैतिकता की पराकाष्ठा देखिए उनकी। उनका जो चयन हुआ, कैडर मिलता है जिसको कहते हैं, मद्रास कैडर मिला। उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे नज़दीक लोग बहुत हैं, भाई भतीजा लोग बहुत हैं, हम न्याय नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको कैडर हमारा चेंज कर दिया जाए। तो उनका कैडर चेंज करके बंगाल कैडर उनका किया गया। बंगाल में आए, वहाँ कलेक्टर रहे, विभिन्न पदवियों पर रहे आसाम के, तब आसाम और बंगाल एक ही में था, चीफ सेक्रेटरी रहे। फिर उसके बाद वो इतना मजबूत हुए, आसाम के लिए एक अलग से उन्होंने कानून बनाया। और उसके बाद फिर वो साइमन कमीशन जब भारत आया, उसके पहले भी मॉन्टेग्यू जब चेम्सफोर्ड के सुधार हुए, 1909 का कानून आया। उसके बाद चूंकि कानूनविद थे, उनका चयन जस्टिस में हो गया था। डिस्ट्रिक्ट जज रहे, डिस्ट्रिक्ट जज से प्रमोट होकर के फिर वो हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे। तो इतनी योग्यताओं वाले व्यक्ति, वो पहले व्यक्ति जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किए, तृतीय में जब गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस की तरफ, तो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे गोलमेज सम्मेलन में। अंबेडकर दलितों का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्ना मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना जानकार हो, जिसको कि गोलमेज सम्मेलन में भेजा जाता हो, वो कोई सामान्य व्यक्ति होगा? वो क्लर्क होगा, तनखैया होगा, चपरासी होगा, चाय पिलाने वाला होगा? तो उनकी योग्यता लोगों को पढ़ना चाहिए। और योग्यता के साथ साथ बैचलर रहे जीवन भर। उन्होंने विवाह नहीं किया इस देश के लिए, क्योंकि उनके उसमें जज्बा था। और इतने नहीं, भारत में पहले व्यक्ति, जब संविधान कंप्लीट हो गया तो इन्होंने यूएन में उनको प्रथम भारतीय के रूप में सदस्य बना के भेजा। फिर जब वहां से कार्यकाल पूरा हो गया तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने। तो कितनी योग्यताएं बताऊं भाई। उनको 32 डिग्रियों का झूठ नहीं बोलना है, बार एट लॉ का झूठ नहीं बोलना है, कानून, जो व्यक्ति इकोनॉमिक पढ़ करके अपने आप को कानूनविद कहे, वो उनको झूठ नहीं बोलना था। तो एक सच्चा व्यक्ति, देशभक्त व्यक्ति, जिसने इस देश को आगे ले जाने का काम किया। देश में जब कैसे कानूनी मान्यता हमारे मूल्यों को, हमारे उसको मिले, हिंदू कोड बिल 1941 में ले आए, जिसका श्रेय तथाकथित लोग अंबेडकर को देते हैं। तो ऐसा महान व्यक्ति जिसने संविधान का निर्माण किया हो और उसको छुपा करके दूसरे व्यक्ति को श्रेय दे दिया गया हो। अब उनके परिवार का तो कोई व्यक्ति है नहीं, ब्राह्मण जाति से थे, इसलिए उनको दबा देना तो आज देख ही रहे हैं सारे लोग मिल करके। अगर आप ब्राह्मण है, वो हो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, तो दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो योग्यता है वो जन्म से होती है। योग्यता जाति से नहीं हो सकती, योग्यता जन्म से हो सकती है। जिस कुल में आप जन्म लेते हैं, इतना होने के बावजूद भी जिस कुल में जन्म, जैसे शेर का बच्चा शेर ही होगा, वो बिल्ली नहीं होगा, गीदड़ नहीं होगा। तो इसीलिए बौद्धिक व्यक्ति का बच्चा बौद्धिक ही होगा। तो यह जो वर्ण व्यवस्था का जिक्र हमारे ऋषियों ने किया, वो इसीलिए किया। अच्छा, आजकल अंबेडकर जी के लिए मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत आगे आती है कि अंबेडकर जी पर कोई भी बात हो तो कांग्रेस के लोग एनएसए तक की मांग करने लगते हैं, जबकि ये सच है कि अंबेडकर जी को चुनाव ही कांग्रेस ने हराया था। पंडित नेहरू की जो कांग्रेस थी, उसके प्रत्याशी ने अंबेडकर जी को पहला चुनाव हराया था। इसके बारे में आप बता पाएंगे कि अंबेडकर जी पहला चुनाव कब, किससे और कहाँ हारे थे? अंबेडकर अपने सहायक से पहला चुनाव एक तो संविधान सभा वाला ही हार गए, दूसरा 1952 का जो आम चुनाव था, उनको दुधिया एक चुनाव हरा दिया, जो दूध बेचने वाले व्यक्ति। नहीं, सहायक से तो पहला चुनाव हारे, वो जो संविधान सभा वाला था। अच्छा। तो अंबेडकर कभी कोई चुनाव जीते ही नहीं। अच्छा। इसलिए बॉवेल कहते थे कि ये जो है अगड़े दलितों का लीडर है, जो एलिट क्लास दलित है, जो शहरों में रहता है, इसके पास दलितों का वोट बैंक नहीं है। इसीलिए कभी न बॉवेल माने न माउंटबेटन माने, कभी इनको लीडर नहीं मानते थे।
इनको बस अपनी चाटुकारिता, अपनी दलाली के लिए रखते थे और उस काम में माहिर थे। चूंकि हिंदू धर्म को बांटना था, उसको कमजोर करना था, वही टूल्स के रूप में अंग्रेजों ने इनका प्रयोग इनको किया। जब चुनाव हराया था दूध बेचने वाले ने, नारायण करके नाम था उनका, तो वो जो थे नारायण काजरोलकर, नारायण काजोलकर, हाँ, तो वो भी कांग्रेस से लड़े थे। कांग्रेस से लड़े थे, पंडित नेहरू ने उनको लड़ा था। हाँ, और तो बहुत सामान्य सा आदमी था जो उसने हरा दिया। तो फिर कांग्रेस ने तो अम्बेडकर जी को चुनाव हराया था। और आज बाबा ये कोई बात थोड़े है, अम्बेडकर कभी कांग्रेस का में थे ही नहीं ना, कांग्रेस का साथ दिया उन्होंने। तो फिर आज इतना कांग्रेस अम्बेडकर नहीं, तो क्या मतलब, अभी बताया ना कि कांसी राम ने एक माहौल बना दिया, हाँ, कि अब वोट बैंक अम्बेडकर के नाम पे चलेगा। तो अब वो तो होड़ लगी हुई है भाजपा कांग्रेस दोनों में। आपने देखा अनिल मिश्रा जी अभी एक चर्चित हुए थे ग्वालियर से, उनके ऊपर सर्वाधिक मुकदमा महाराष्ट्र में है। हाँ, अब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। हाँ, एक भी कांग्रेस के राज्यों में कहीं मुकदमा नहीं हुआ। हाँ, अन्य राज्यों में नहीं हुआ, जिन अन्य दलों की सरकारें हैं। ममता बनर्जी ने भी नहीं किया, वहां बिहार में नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, तमिलनाडु में नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में 3-3, 4-4 मुकदमे हो गए, जबकि महाराष्ट्र सरकार का कोई लोकस भी नहीं था। अपराध अगर हुआ भी तो ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर सरकार ने SC/ST, मध्य प्रदेश सरकार ने SC/ST नहीं लगाया। और किसी व्यक्ति की आलोचना SC/ST कैसे हो सकता है? हाँ, मैं इसी पर आ रहा हूँ कि ग्वालियर के एक अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अनिल मिश्रा जी, उन्होंने अंबेडकर जी को लेकर कोई कथन कहा तो वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, अच्छे खासे परिवार से संबंध रखते हैं, अमीर आदमी हैं, बड़े लोग हैं। उन्होंने कोई टिप्पणी की तो उनको लेकर मध्य प्रदेश में केस नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में उनके ऊपर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कर दी गई। तो ये क्या लोगों को डराने की कोशिश है? इस पर आपका क्या कहना है? यह फडणवीस सरकार और भाजपा की नपुंसकता, नकारात्मकता और अंबेडकर के वोट बैंक की होड़, यही है बस। लगता है जैसे अभी उनके एक पिट्ठू हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया उनके खिलाफ। अब देखिए ये लोग जानबूझ करके इस काम को कर, और पता भी है कि अंबेडकर की बिरादरी के लोग भाजपा को कभी वोट मुसलमानों की तरह जो भाजपा को हराएगा उसी के साथ खड़े होंगे, लेकिन फिर भी अंबेडकर धाम, अंबेडकर तीर्थ, अंबेडकर फलाना, पंच तीर्थ, देश तीर्थ, दश तीर्थ, इतना महिमा मंडन करके रख दिया, नरक मचा के रख दिया भाजपा ने। और वही काम कांग्रेस भी कर रही, तो होड़ लगी हुई है। तो मेरे ऊपर SC/ST एक्ट नहीं दर्ज हो जाएगा आपके साथ इंटरव्यू? नहीं, देखो आप पत्रकार हो, आप तो पिछली बार भी डर रहे थे, इस बार भी डर रहे। और देखो ऐसा माहौल बनाया कि डरा हुआ पत्रकार और डरा हुआ व्यक्ति कभी समाज के लिए भला नहीं हो सकता। हाँ, तो डरिए नहीं, निर्भीक रहिए। और संविधान की जो मान्यताएं हैं, संविधान के जो एक्ट्स हैं उसको पढ़िए। SC/ST एक्ट कब लगेगा, क्यों लगेगा, इसको पढ़ना चाहिए। और आजकल के जो भी पुलिस वाले हैं, जैसे आप मॉब लेके गए, मुकदमा दर्ज कर लो। नहीं तो सवाल तो यही ना कि आप कह रहे हैं पढ़िए। अनिल मिश्रा जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, जो कि मतलब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष हो, 20-25 सालों से वकालत कर रहे हो, जिनकी कोर्ट में खड़े होने पर हाथ जज साहब को भी लगता हो कि एक अच्छा वकील आया है, कई केस जीत चुके हों, जब उस व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है और देश में कोई बड़ा विरोध नहीं हो रहा है, तो फिर यह सवाल उठेगा ना कि भाई आम आदमी, वो भी अभिव्यक्ति की आजादी है उसको, तो भी बोलने में डरेगा ना। इस देश की 85-90% आबादी, वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, बनिया हो, कुर्मी हो, धाकड़ हो, लोधी हो, किसी भी जात समाज के हो, वो तो डरेंगे ना कि बोलने मात्र से SC/ST एक्ट लगा दिया जाए। इस पर मैं पूछ रहा हूं आपसे। सच बात आप कह रहे हैं कि डरिए ना, तो मैं क्या करूं? आप ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं। यही अन्याय है। ये सोशल जस्टिस नहीं है, ये सोशल इनजस्टिस है। और इसी इनजस्टिस के खिलाफ जो हमारी मुहिम है वो चल रही है। आप देखिए, SC/ST एक्ट केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ और बनिया पे नहीं लग रहा है। जो गैर दलित है, जो गैर SC है, वो सब पे लग रहा है। लगवा कौन रहा है? केवल अंबेडकर की बिरादरी। वाल्मीकि कभी नहीं लगवाता, पासी कभी नहीं लगवाता, सुनकर कभी नहीं लगवाता, धानुक कभी नहीं लगवाता, ये लोग नहीं लगवाते। एक भी मुकदमे, आप बहुत रेयरेस्ट होगी, आप स्टेट वाइज जाकर के उसका CCTN का वो डाटा देख लीजिए, नहीं मिलेगा। केवल अंबेडकर की 3 बिरादरियां यही लगवा रही हैं, बाकी कोई। और क्यों लगवा रही हैं? इससे उनकी जैसे गुंडा होता है ना, वो कई बार हवाई फायर करता है। हवाई फायर इसलिए करता है कि उसका जो आतंक है वो बना रहे। तो अंबेडकर की बिरादरी ये चाहती है कि यह जो SC/ST एक्ट का खौफ है वो खौफ बना रहे। और जिस दिन आप उस गुंडे से डरना बंद हो जाएंगे, जिस दिन उस गुंडे पे प्रति हमला बोलना शुरू कर देंगे और देखेंगे कि प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा करेंगे कि आप फर्जी SC/ST एक्ट कैसे दर्ज कर सकते हैं, यह SC/ST एक्ट का जो व्यापार
सरकार चल रहा है उसमें आप सहयोगी क्यों हो रहे हैं, उस दिन आप विश्वास मानिए। अब वो दौड़ रहे थे लोग, भाग रहे थे लोग, अब उन्होंने पलटी मारा है, पलट गए हैं। ये SC/ST एक्ट जल्दी ही आप सुनेंगे, विद इन 1 से 2 वर्ष की ये समाप्त हो गया। अच्छा, जैसे देखिए SC/ST आप एक्ट, अनिल मिश्र के ऊपर आ जाइए। हाँ। जो आप प्रश्न कर रहे थे, अनिल मिश्र को कोई भी बड़े राजनीतिक दल का समर्थन नहीं मिला, लेकिन आपने देखा कि एक बड़े वर्ग जो उन राजनीतिक दलों का वोट बैंक है, उन लोगों ने पूरी तरह से भाजपा को, कांग्रेस को धता बता करके अनिल मिश्र के समर्थन में खड़े रहे। जगह जगह से लोग हजारों गाड़ियों के उसमें चल दिए। तो इसमें कोई, लेकिन भाजपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सबने उनके खिलाफ ट्वीट किया। संजय सिंह ने सवर्ण हैं ट्वीट किए, हर पार्टियों ने अपने सवर्ण नेताओं को आगे करके अनिल मिश्रा के खिलाफ ट्वीट करवाया। ट्वीट कोई दलित नेता नहीं ट्वीट कर रहा था। और कल तो मैंने देखा एक दलित नेता भी भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो बोल रहे थे कि मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब उसके वो हैं, संविधान निर्माता हैं, BN राव नहीं है, BN राव क्लर्क थे। तो क्या हमारी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? एक व्यक्ति जो इतना योग्य हो, जिसने बर्मा तक का संविधान लिखा हो, और जिसे दुनिया लोहा जिसका मानती हो, जिसका यूनाइटेड नेशन लोहा माना, जिसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लोहा माना, और उसको तुम कह रहे हो कि चाय वाला था, उसको तुम कह, हमारी कोई भावना नहीं है। हमने अंबेडकर को कह दिया कि संविधान निर्माता नहीं है, तुम्हारी भावनाएं आहत हो गई। तो इस देश में यह जो आतंक चल रहा है SC/ST एक्ट का, इस आतंक को समाप्त करना वो हमारा परम कर्तव्य है, और इसको मैं समाप्त करके ही दम लूंगा, चाहे उसके लिए कितनी आलोचना झेलनी पड़े। आप अनिल मिश्रा जी के परिचित हैं। अनिल मिश्रा जी के साथ आपने दिल्ली में भी एक कार्यक्रम किया था, ग्वालियर भी आप गए थे, और अनिल मिश्रा जी से मैं जब यहाँ पे आया तब भी आपकी बात हो रही थी। सीधा सा आपसे सवाल कि बीजेपी कह रही है कि अमित मिश्रा कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस से, मैं अनिल मिश्रा करी कि वो कांग्रेसी हैं, और उनका बता रही कि वो किसी विधि से जुड़े हुए थे, उनके किसी समिति से। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अनिल मिश्रा संघी हैं, भाजपाई हैं, इनको गिरफ्तार करो, इन पर कड़ी कार्रवाई करो। तो मुझे आप कम समय में जवाब दे दीजिए कि अनिल मिश्रा कौन, भाजपाई, कांग्रेसी या संघी? अनिल मिश्रा हमारे हैं। अच्छा, अनिल मिश्रा आपके हैं। अच्छा, अनिल मिश्रा इस देश की करोड़ों लोगों की आवाज हैं जो SC/ST एक्ट से ग्रसित हैं। अनिल मिश्रा उन सबके हैं जो इस आतंक वाले एक्ट को समाप्त करना चाहता है। और ये तथाकथित जो नेता लोग हैं ना, भाजपा, कांग्रेस, वो जो एडवाइजर होता है, जो वकील होता है, वो सबका होता है। वो कोई जाति धर्म का व्यक्ति जाए, उससे उसका एडवाइजर हो जाता है। उसी एडवाइजरी कमेटी में कांग्रेस की सरकार में उनका नाम था। और यह पैनल जो बनते हैं वो कोई देख करके नहीं बनता है, और उससे पार्टियों का कोई संबंध नहीं होता है किसी पार्टी। जैसे सिद्धार्थ लूथरा को मैं जानता हूं कि वो ममता बनर्जी की केस भी लड़ते हैं, वो फडणवीस की केस भी लड़ते हैं, सबकी केस लड़ते हैं। कपिल सिब्बल को ही देख लीजिए, जितने मुसलमान हो, जिस पार्टी का भी मुसलमान होगा उसका केस लड़ेंगे। अनिल मिश्रा जी ने भाजपा है ना कांग्रेस? बिल्कुल, अनिल मिश्रा देश के हैं, और देश के जो 100 करोड़ लोग जो इन आतंकवादियों से, जो नीले आतंकवादी हैं, उनसे ग्रसित हैं, उनके SC/ST एक्ट से ग्रसित हैं, उनकी आवाज हैं, उनके नेता हैं, उनके नेतृत्व करता है। आप देखिएगा आने वाले समय में अनिल मिश्रा इस देश के एक एक पीड़ित, एक एक शोषित, जो SC/ST एक्ट से शोषित व्यक्ति है, उसकी आवाज बनेंगे। एक और सवाल आ जाता हूं, अब समय भी कम है और चाहूंगा कि कम समय में हम लोग प्रश्नोत्तरी करें। सवाल आपसे ये है कि हम SC/ST एक्ट को लेकर देखते हैं कि झांसी के विष्णु तिवारी SC/ST के झूठे केस में 20 साल जेल में रहते हैं, और 20 साल बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आपके ऊपर जो एक्ट लगाया था वो गलत था। उत्तर प्रदेश के भदोही से देखता हूं कि एक टीचर सोता रहता है और प्रिंसिपल को धमकी देता है कि अगर मुझे जगाया, सोने नहीं दिया, तो तेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा दूंगा। हम उत्तर प्रदेश के ही एक और मामला देखते हैं अलीगढ़ के पास से, कि वहां पर एक महिला, यानी एक परिवार 16 लोगों पर फर्जी SC/ST एक्ट लगाकर वसूली कर चुका होता है, और उस पर जांच चल रही है। ऐसे ही हम लखनऊ से भी एक मामला देखते हैं कि एक महिला फर्जी SC/ST एक्ट लगाई रहती है, और उससे जज बोलता है, कोर्ट बोलती है कि भाई इस पैसे वापस करो। और देश भर में तमाम जगह कोर्ट ये टिप्पणियां कर रही है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, इसका वसूली के रूप में उपयोग किया जा रहा है, लोग इसे पैसा वसूलने का एक साधन बना चुके हैं, और वास्तव में असली शोषित पीड़ित उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहा है। तो फिर जब इतनी खामियां हैं, तो SC/ST एक्ट में बदलाव क्यों नहीं किया जा रहा है? अब जब तक मोदी रहेगा तो कोई माई का लाल तो है नहीं जो इसको खत्म कर ले। तो इसके लिए तो पहले मोदी को खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। देखिए क्या है, ये केवल 4-5 मामले आप बताए। भारत का कोई गांव
कोई क्षेत्र, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां पे ये घटनाएं न घट रही हों कि फर्जी एससी एसटी एक्ट लग रहा हो। हर स्कूल में यदि एससी कोई लड़की है, एससी कोई लड़का है, तो वहां पे पढ़ाना मुश्किल है। तो मैं तो यही कहता हूं, एससी एसटी एक्ट वालों को और उनके विद्यार्थियों को अलग स्कूल खोल दीजिए, अलग उनके टीचर हो जाएं, और जितने बाकी गैर दलित, गैर एससी एसटी है, उनके लिए स्कूल अलग, ऑफिस अलग, सब व्यवस्थाएं अलग कर दीजिए। आप देखिए, और दोनों को मिला लीजिए, उसी से पता चल जाएगा कितने योग्य लोग हैं। तो कम से कम ये एससी एसटी एक्ट का आतंक तो नहीं होगा। आतंक रहित वह व्यक्ति ऑफिस में काम कर पाएगा, आतंक रहित वो शिक्षक काम कर पाएगा। और जिस प्रकार से अभी आपने एक तिवारी का नाम लिया, जिसने विष्णु तिवारी, जिसने कि इतने दिन तक यातनाएं झेली, ऐसे कई लोग, एक दो लोग नहीं है, सैकड़ों लोग, और लगभग 99% एससी एसटी की केस फर्जी होती है। आज कोई व्यक्ति 75 वर्ष जब आजादी के हो गए, पहले भी हम तो बहुत दिन वाले हैं, हम अपने जो हमारे हल जोतने वाले थे उनको चाचा कहते थे, उनको जानते भी नहीं थे कि ये किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, कभी नहीं। वो चाचा थे, हम और वो दोनों साथ ही बैठ के खाना खाते थे। तो कभी इस प्रकार की ना कोई भेदभाव आया, ना हीनता आई। आज भी हमारे आसपास जितने हमारे लोग रहते हैं जो अंबेडकर को नहीं मानते और वास्तव में अंबेडकर की बिरादरी के हैं, वो आज भी हमारे साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, और उनको कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक मसला होता है। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर अधिवक्ता हैं, दलित समाज से आते हैं, क्या उनका, राकेश किशोर जी, दलित समाज से हैं। उन्होंने जस्टिस सीजेआई जो हमारे देश के हैं, जस्टिस गवई जी, जो कि दलित समाज से थे लेकिन अब वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उन पर जूता फेंकने की कोशिश करते हैं और देश भर में जातिवाद का नंगा नाच मच जाता है। लोग कहने लगते हैं कि लोग देश में मनुवाद चाहते हैं, ये मनुवादियों की सोच है। मनुवाद को पच नहीं रहा है कि एक दलित व्यक्ति कैसे सीजेआई की कुर्सी पर बैठ गया, जबकि जूता मारने वाला दलित और जिन पर फेंकने की कोशिश की गई वो बौद्ध धर्म से। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि इतनी समाज में इतनी जल्दी चीजें स्प्रेड हो जाती हैं, वो भी झूठ के आधार पर उसको जातिवाद का नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, विपक्ष कूद पड़ता है, ट्वीट होने लगते हैं, आंदोलन की धमकियां देने जाने लगती हैं, ब्राह्मणवाद को गाली दिया जाने लगता है, मनुवाद को गाली दी जाने लगती है, ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाई जाने लगती है, और वास्तविकता रहता है कि जो जिन पर आरोप है वो वकील साहब भी दलित समाज से हैं। इसे कैसे देखते हैं, इसे कैसे रोकेंगे? देखिए क्या है, इस देश में लोक बड़ा है। लोक से बड़ा ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना चीफ जस्टिस है, कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा इस देश की जनता है लोकतंत्र में। तो यह जो घटना हुई वह भावनाएं आहत करने वाली हुई। हम तो अपेक्षा कर रहे थे देश की सरकारों से कि जो गवई जी हैं उनके ऊपर महाभियोग चलेगा, इसलिए कि उन्होंने एक बड़ी कुर्सी पे बैठ करके हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया, विष्णु को अपशब्द कहने का काम किया, उनका मजाक उड़ाने का काम किया। अगर वो नहीं कर पाए, इसलिए एक आम व्यक्ति, आम वकील उठा और उसने जूता फेंका नहीं, उसने प्रतिरोध किया वहां, जो कि गलत था मेरी नजरों में। हाँ, मेरी नजरों में बहुत सही था, हाँ, आपकी नजरों में होगा गलत, लेकिन प्रतिरोध कैसे करता हो, उनको पास आवाज कैसे जाती? भाई उसने चलाया नहीं, मारा नहीं, किया नहीं, लेकिन विरोध तो करना, विरोध होता है। विरोध किया उसने, और गवई पे इसलिए नहीं किया कि अच्छा गवई के पिता इतने बड़े व्यक्ति, गवई खुद चीफ जस्टिस साहब, वो दलित कैसे हो गए? हाँ, इस चीज पर मेरा समर्थन है। दलित वो है जिसका दलन हो रहा है, जो दबाया जा रहा है। आज जो दलित है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो जिसका शोषण इस आड़ में हो रहा है, अंबेडकर के नाम पे हो रहा है, एससी एसटी एक्ट कानून के तहत हो रहा है, आरक्षण के लिए के कारण हो रहा है, दलन उसका हो रहा है, और जिसका दलन हो वही दलित है। मेरा मूल सवाल यही था ना कि जिनने कोशिश की वो खुद को सनातनी दलित बताते हैं, वो दलित समाज से हैं, और जिन पर कहा गया तो वो बौद्ध धर्म, तो इसमें जातिवाद का एंगल है ही कहां? देखिए, इसको आप सही गलत कह सकते हैं कि सही नहीं हुआ, गलत ऐसा हो गया, चोर पकड़ा जा रहा है और वो पिटा जा रहा है तो कह रहा है कि हम तो दलित होने के नाते मारा। हाँ, ये ठोकर मार दीजिए जिसका कोई परिचय नहीं है। एससी एसटी एक्ट के मुकदमे हो रहे हैं कि इन्होंने जानबूझ करके मेरी गाड़ी में ठोकर मारा इसलिए कि मैं दलित हूं। अच्छा। तो इसीलिए यही दुरुपयोग है उस कानून का। उस कानून को इसीलिए समाप्त करना है कि उसका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। और अभी आपने देखा हरियाणा में जिस प्रकार का दुरुपयोग हुआ,
एक भ्रष्टाचारी आईपीएस पूरन सिंह को- आईपीएस पूरन के मामले में आप क्या कहेंगे कि आईपीएस पूरन आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बाद पूरे हरियाणा में कांग्रेसी लॉबिंग करती है। मैं फिर बता रहा हूं कि मामला राहुल गांधी के जाने के बाद उठा और इसको जातिवाद का एंगल दे दिया गया और ये कहा गया कि चूंकि आईपीएस पूरन दलित समाज से थे, उनका शोषण हो रहा था, इसलिए वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। और उसके बाद फिर एक एएसआई जो जाट समाज से थे, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। और जिस मामले पर भ्रष्टाचार के एंगल से जांच होनी चाहिए थी, कई अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वास्तव में वो हरियाणा में जाट वर्सेस दलित होकर रह गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया। अब पूरन सिंह स्वयं एक इतने सालों से आईपीएस थे। सिंह टाइटल लगते ही कोई व्यक्ति ये जान ही नहीं रहा था हरियाणा का, बहुत सारे अफसर भी नहीं जान रहे थे कि ये दलित हैं। और उनकी पत्नी पंजाबी हैं। दलित एंगल इसलिए लाया गया कि ये भ्रष्टाचारी जो आईपीएस अफसर है पूरन सिंह, और उसके भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं है। जब वो आईजी बना, अभी वो क्या कह रहा है संदीप जो है लाठर, संदीप लाठर यही कह रहा है कि यह जब आया तो जितने भी जाट थे, जितने सवर्ण थे, जितने अन्य गैर दलित थे, इसकी बिरादरी के नहीं थे, उसको सबको हटा दिया। और जितने भ्रष्ट लोग थे सबको सिस्टम में ला दिया। छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे लेता था। और अभी उसने बताया राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ की डीलिंग कर लिया। और इन सब चीजों की जांच शुरू हो गई थी। और वो जांच जब शुरू हुई तो उनका पीएसओ, उनका जो ड्राइवर, दोनों अरेस्ट हुए। जब दोनों अरेस्ट हो गए तो इनको लगा कि अब नंबर मेरा है, और इन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड भी क्यों किया ये उसकी बात है। सुसाइड का पहला सुसाइड नोट उनकी पत्नी को भेजा, पत्नी ने किसी को नहीं बताया, सुसाइड करने का पूरा अवसर दिया इनको। और उसके बाद जब सुसाइड हो गया तब बात मीडिया में आई। तुरंत चीफ मिनिस्टर साथ में थे, उनको बोलना चाहिए था, सिस्टम एक्टिव हो जाता, जाके वो बच जाते। पत्नी ने ये नहीं सोचा, और जैसे ही ये मरा वैसे ही वो दलित हो गया। तुरंत चंद्रशेखर रावण पहुंच गए, बामन मिश्राम वहां से आ गया, प्रकाश अंबेडकर वहां से आ गया। प्रकाश अंबेडकर कह रहा से उसकी पत्नी कह रही थी कि अजी इनका काम ही अपने समाज के लोगों के लिए काम करना था। एक आईपीएस के लिए ये कहा जाए कि वो अपनी समाज के लिए काम करता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा संविधान की अवहेलना कैसे हो सकती है? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज एफआईआर मैं सुन रहा हूं कि हो गई है उनकी पत्नी पर और उनके भाई पर और 4 अन्य सहयोगियों पर। ये बड़ी खुशी की बात है। पर ये जाट वर्सेस दलित एंगल है ही नहीं, जब जानबूझकर बनाया गया। देखिए, जाट वर्सेस दलित का मतलब नहीं है। उसने एक जाट एसआई ने भगत सिंह का काम किया, बलिदान हुआ। ये भ्रष्टाचार उजागर हो सके, उस बलिदान नहीं होता तो आज ये भ्रष्टाचार उजागर न हो पाता। और ये दलित के आड़ में पूरा खेल करके इनकी पत्नी जो जिसने सैकड़ों करोड़ रुपए डकारा हुआ है, जो इतना भ्रष्टाचारी महिला है, वो बच जाती। अब वो बच नहीं पाएगी। खैर, दुखद तो दोनों का है। एएसआई संदीप लाठर की मौत भी दुखद है और इनका भी, भले ही कुछ भी आरोप थे, लेकिन हर एंगल को जातिवाद देना उचित नहीं होता है। हर मौत में जातिवाद का नंगा नाच सही नहीं होता है। आखिरी सवाल पर आ जाता हूं कि आजकल जो लोग यूं कहें कि अंबेडकर जी को मानने का दावा करते हैं, वो खुद को बौद्धिस्ट बताते हैं और वो बताते हैं कि वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो क्या बौद्धों में जातिवाद नहीं है? बौद्ध धर्म में जातिवाद तनिक भी नहीं है? और क्या बौद्ध धर्म के जो दलाई लामा जी हैं, उनने इनको मान्यता दे दी है, स्वीकार्यता दे दी है? नहीं, इस पर वो तो अंबेडकर स्वयं ने कहा कि इस बुद्धिज्म का उस बुद्ध से कोई संबंध नहीं है। बोला है उन्होंने, न्यू बुद्धिज्म कहा ना उन्होंने। हाँ। तभी तो उन्होंने उसमें 10 प्रतिज्ञाएं हैं और उसमें किसी धर्म का कोई मामला नहीं है। अष्टांगिक मार्ग है जो गौतम बुद्ध का धर्म है। और इनका जो न्यू बुद्धिज्म है वह सिर्फ कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा और गौरी गणेश को नहीं मानूंगा, उसकी पूजा नहीं करूंगा, उसकी मूर्तियां उठा के फेंक दूंगा। उसमें ये भी है, झूठ नहीं बोलूंगा। इनके जितने अनुयायी हैं सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलते रहते हैं। अगला है कि शराब नहीं पीऊंगा। एक भी अनुयायी इनका जो बता दो जो शराब नहीं पीता हो, सिंगल भी। आपने देखा इनका जो सबसे बड़ा अनुयायी अभी दिख रहा है चंद्रशेखर रावण, अभी कस लगाते हुए उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो बाकी चीजें वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन यह 3 चीजें चूंकि उनको अनुकूल करती हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, गौरी गणेश को नहीं मानूंगा, इससे समाज में उनका हमारा दलन होगा, हिंदुओं का दलन होगा, वो इसलिए उनको पीड़ित किया जाएगा, उनको शोषित किया जाएगा। इसलिए ये चीजें मानेंगे, बाकी चीजें नहीं मानेंगे। समाज को फिर से रिफॉर्म की जरूरत है। इस संविधान को पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। इस सिस्टम को पूरा पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। ये SC ST कानून को समाप्त करने की आवश्यकता है। आरक्षण के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। जो लोग आज बैकवर्ड बन के घूम रहे हैं, जो पटेल है वो जमींदार है,
यादव है वो जमींदार है, राजा रहा है, कुशवाहा राजा रहा है, तमाम ऐसी जातियां हैं जो अगड़ी हैं, बेचारे राजभरों को नौकरी नहीं मिल रही है, नुनिया लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, नाइयों को नौकरी नहीं मिल रही है, मल्लाहों को नौकरी नहीं मिल रही है, बिंदुओं को नौकरी नहीं मिल रही है, और उनके हिस्से की नौकरियां एक खा रहे हैं। तो आरक्षण का पुनर्गठन होना चाहिए, SC ST समाप्त होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण अगर जरूरत हो तो करना चाहिए। मैं तो उसका भी विरोधी हूं। मैं तो भगवान के न्याय पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हूं। भगवान ने जिस लायक जिसको भेजा उसकी प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और ये बात है, अंबेडकर कभी बुद्धिस्ट थे नहीं। अंबेडकर ने न्यू बुद्धिज्म खड़ा किया और उनका अपना एक धर्म है जो समाज में हिंसा और नफरत फैला रहा है। इस पे तत्काल प्रतिबंध सरकारों को लगाना चाहिए, और सरकार अगर प्रतिबंध नहीं लगाएगी तो भारत गृहयुद्ध की आग में झोंका जा रहा है। तो धन्यवाद। ये थे स्वामी आनंद स्वरूप जी, जो अपनी बेबाक वाणी के लिए आजकल प्रचलित हैं, और उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। और मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर जो भी बातें की गई हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से की गई थी। हमारा जो काम था, हमने उनसे कड़े सवाल पूछे जिस पर उन्होंने खुलकर जवाब दिए। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए, अन्य पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमो नारायण।